has a doubt, but before that, it is class 8 is what we are doing. SST, history, chapter 4, tribals. Okay, before we start the class, doubt as asked by Arnav. Arnav, go ahead with the doubt. Ask me. Yes, sir. So what do we mean by the term mercantilism? Okay. Okay, म्यूट हो जा. तो मैं म्यूट हूँ ये ऋत्विक ये किसकी आवाज आ रही है? ऋत्विक चंदेल। भाई किसकी आवाज आ रही है? सर ऋत्विक चंदेल। चंदेल, हाँ ठीक है ठीक है, कर दिया, मैं म्यूट कर दिया. ओके, मर्केंटलिज्म. देखो, आई थिंक ये कल भी हमारी कुछ बात हुई थी ऐसी कुछ. सर आपने एक मुझे होता बताया था. हाँ, मर्चेंट. मर्चेंट होता है ट्रेडर जो एक जगह से सामान खरीदता है दूसरी जगह बेच देता है. ओके, एंड उससे वर्ड बनता है मर्केंटाइल. मर्केंटाइल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्केंटाइल? रिलेटेड टू मर्चेंट्स. एनीथिंग मर्केंटाइल. बैंक होते हैं मर्केंटाइल, मंडीज होती हैं मर्केंटाइल, रिलेटेड टू मर्चेंट. Related to merchants. What is mercantilism? Mercantilism. So basically an economy which is based on merchants activity. An economy or society based mainly on mercantile activities or merchant activities. Okay, अर्णव, कहाँ पढ़ा आपने? सर इन एसएसटी बुक। सर कौन से चैप्टर चैप्टर 2 में? में था. सर चैप्टर 2 में था। सर मैंने चैप्टर 2 पूछा है. था क्योंकि अच्छा ठीक है. अच्छा, एक और वर्ड तुमने सुना होगा, मर्चेंट नेवी. बहुत सारे बच्चों को पूछते हैं, बोले क्या क्या करना तुम्हें? बोला सर मेरे को मर्चेंट नेवी में जाना है. नेवी दो तरह की होती है. एक मिलिट्री नेवी होती है जो कि फाइटिंग का काम करती है, कॉम्बैट नेवी. और दूसरी नेवी होती है जो एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जाते हैं बेचने के लिए, उसको बोलते हैं मर्चेंट नेवी. तो काफी लोगों को अच्छा लगता है, काफी अच्छा ऑप्शन है, काफी पैसे भी अच्छे मिलते हैं. साल में 6 महीने सी पे रहते हो तुम लोग, और 6 महीने तुम्हें छुट्टी मिलती है. कहीं के 3 मंथ्स की मिलती है, कहीं का 6 मंथ्स की मिलती है. Right. So I have Abhinav here, and she was also joined. Right. Guys, we are resuming the yesterday's chapter. Let's start. गुड इवनिंग सर। Good evening, Shiv. Shiv ने नोट्स बना के भेजे, मुझे बड़ा अच्छा लगा. Guys, you should make your notes and try and send it to me. अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि जितना जो बंदा नोट्स बनाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ 90% के ऊपर मार्क्स लेके आएगा. जब हम चैप्टर करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कुछ ना छूटे हमारे चैप्टर में, और मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसे समझाऊं तुम्हें, बिल्कुल छोटा करके समझाऊं, समझ में कॉन्सेप्ट आ जाए, उसको एग्जाम में तुम लंबा करके चिंगम की तरह लंबा करके लिख दो पॉइंट फॉर्म में. ऑलराइट, just tell me, yesterday all those people, सर आप म्यूट हो। हाँ जी बताओ, जिन लोगों को कल नहीं पढ़ पाए लिख दो नॉट रेड सब लोग. ओके, अर्नव, जिया, शिव चौधरी, सिया, और कोई है जो बच गया कल जिसने नहीं पढ़ा यार? अभिनव नॉट रेड. ओके, अभिनव लिख दे, उसी सीक्वेंस में हम चलेंगे ना फिर. ऋत्विक, ऋत्विक तवरी, ऋत्विक चंदेल. चलो, आई ठीक है, आई टेक यू ऑन एट फेस वैल्यू. सो अभिनव टाइप कर दे. राइट, सेम सीक्वेंस यूज करेंगे. अर्नव, जिया, शिव, सिया, ऋत्विक तावरी, ऋत्विक चंदेल एंड अभिनव. काफी कुछ मैं समझा चुका हूँ, ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. यू गाइज विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर नाउ. कल मैंने कुछ आपको हिंट दिए थे, जैसे वन गुज्जर वाला बताया था, गद्दी वाला बताया था, वो आंध्र प्रदेश वाला बताया था, वो सबको याद करना पड़ेगा हमें. ऑलराइट, लेट मी सी कहाँ तक हम पहुंच गए थे. हाँ, अब क्या सेटल कल्टीवेशन, सेटल कल्टीवेशन तक हो गया था ना. हाँ,
ये यहाँ तक हो गया। सेटल कल्टीवेशन पढ़ना है आई थिंक हमें। ठीक है अर्नव, यहाँ से स्टार्ट करो। सेटल कल्टीवेशन। तो आई टोल्ड यू देयर आर फोर काइंड ऑफ पीपल, दोज हु आर हंटर गैदरर्स, दोज हु आर झूम कल्टीवेशन कर रहे थे, कुछ लोग जो थे जो कि Herderers. हर्डर्स, एनिमल हर्डर्स, एंड द फोर्थ वर द सेटल कम्युनिटी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या देखा कि ट्राइबल्स में भी सारे ट्राइबल एक जैसे नहीं थे, कुछ ट्राइबल ऐसे थे तो वो चाहते थे कि गवर्नमेंट हमें लैंड दे दे तो हम एक जगह बैठ के अपना एक उसी जगह स्टे करेंगे और कल्टीवेशन करेंगे, फार्मिंग करेंगे। या पॉइंट नंबर 10, सेटल कल्टीवेशन। Settled cultivation. Settled cultivation. Several tribal groups preferred to settle down instead of moving from one place to another. They began to use the plough and gradually Plough. got rights over the land they lived on. The ओके ये British बात एक मिनट officials एक मिनट, found the तो तुम में से settlement. एक तुम में से कुछ लोग सोचेंगे कि सर ये प्लाउ इतनी बड़ी चीज कैसे बन गई है, तो प्लाउ तो नॉर्मल से होता है कि दे स्टार्टेड यूजिंग प्लाउ, व्हाई दिस पॉइंट इज बीइंग हाईलाइटेड सो मच। देखो दोस्तों ऐसा है, ट्राइबल्स के टाइम पे जो झूम कल्टीवेशन लोग कर रहे थे ना, दे डिड नॉट हैव प्लाउज। मुझे पता नहीं कितने लोगों ने प्लाउ देखा है, कितने ने नहीं देखा। प्लाउ एक इस टाइप का होता है, यहाँ उसका हैंडल होता है और यहाँ इसका एक आर्म नीचे की तरफ एक्सटेंड करती है, दिस पार्ट इज सपोज टू बी ऑफ आयरन, दिस पार्ट इज सपोज टू बी ऑफ मेड ऑफ आयरन, एंड नुकीला होता है। यहाँ पे बंदा खड़ा होता है, इधर एक एनिमल रहता है, इस एनिमल के कंधों पे बांध देते हैं, वो एनिमल इसको चलाता है, फिर इसके एनिमल के कंधों पे रहता है। यहाँ बंदा खड़ा रहता है जिसने कि अपनी फार्मिंग करनी है, खुश है, ये फार्मिंग कर रहा है। तो होता क्या है, जब जब मिट्टी के अंदर, सॉफ्ट मिट्टी के अंदर ये ऐसे फ्लो जाएगा ना, तो थोड़ी मिट्टी इधर निकल जाती है, थोड़ी मिट्टी इधर निकल जाती है, तो जो हार्ड सॉइल है वो फ्रेश अप हो जाती है, फ्रेश अप लूजन हो जाती है अगली वाली क्रॉप के लिए। लूजन किस लिए करना पड़ता है, ताकि एयर अंदर चली जाए, नीचे की जो लेयर है ऊपर की तरफ आ जाए, कई फायदे होते हैं प्लो के। तो प्लो इतना बड़ा है। जो लोग झूम करते थे वो एक छोटी सी एक छोटा सा इम्प्लीमेंट बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं फावड़ा। जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता होगा, ऐसा फावड़ा इस टाइप का होता है, इसको हो भी बोलते हैं, एचओई हो, फावड़ा टाइप्स। वो फावड़ा यूज करते थे, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे करके मिट्टी खोदते हैं धीरे धीरे करके अपनी, लेकिन इसमें मिट्टी फास्ट खोदी जाती है। तो जो सेटल फार्मर थे उन लोगों ने प्लाउ को यूज करना चाहिए, एंड प्लाउ प्लाउ इज द राइट प्रोनाउंसिएशन। प्लाउ को यूज करने से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगी। ओके यस, चलो कंटिन्यू। The British officials found the settled tribal groups like the Gonds, Santhals more civilized than hunter-gatherers or shifting cultivators. Those who lived in the forests were considered to be wild and savage, means they needed to be settled and civilized. उसका रीजन क्या था, ब्रिटिशर्स को लगता था जो एक जगह सेटल हो उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं हमें पता ही नहीं कितने लोग हैं, दे आर डिफिकल्ट टू सेटल, इसलिए ब्रिटिशर्स यूज्ड टू फेवर दोज पीपल हु वर सेटल्ड एट वन प्लेस। ओके ठीक है अर्नव, लेट छोटा ही चैप्टर है, आई विल गिव अ लिटिल बिट चांस टू एवरीवन। हु वाज नेक्स्ट यार, प्लीज रीड Sir, इफेक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन ट्राइबल राइट्स। या effect of colonial rule on tribal lives. The lives of tribal groups changed during the British rule. ओके एक मिनट, जी हाँ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। देखो दोस्तों, सबसे बड़ा इम्पैक्ट हुआ ट्राइबल चीफ के ऊपर। ट्राइबल के जो चीफ थे वो अपने कबीले के मालिक थे, एक तरफ से राजा टाइप के लोग होते थे, उनकी चलती थी वहां पे, लोग उनके पास आते थे अपना जो भी कुछ झगड़ा वगड़ा निपटाने के लिए, उनकी रेस्पेक्ट होती थी। ब्रिटिशर्स के आने के बाद उनकी रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा कम हो गई। क्यों, ब्रिटिशर्स का रूल चलने लग गया, ब्रिटिशर्स के रूल चलने लगे, उनके रेगुलेशंस चलने लगे, जो नियम कानून ब्रिटिशर कर रहे थे उनकी तो बिल्कुल इज्जत ही खत्म हो गई। तो सबसे ज्यादा गुस्सा था चीफ ब्रिटिश जो ट्राइबल चीफ थे, वो उनकी प्रेस्टीज केम डाउन। सिया जिया गो अहेड, इफेक्ट ऑन ट्राइबल चीफ्स। Effect on tribal chiefs. The tribal chiefs were considered important people because they controlled tribal territories before the arrival of British. They had their own police and decided on the local rules of land and forest management. Under the British rule, they lost their administrative power
and were forced to follow laws made by British officials in India. They lost the authority they had earlier enjoyed amongst their people and were unable to fulfill their traditional functions. They were forced to pay tribute to the British and discipline the tribal groups on behalf of the British. ओके नाउ अब ब्रिटिशर्स ने उनकी पावर तो ले ली, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे दी कि देखो सुनो चीफ हो तुम यहाँ के भैया, हमें पूरे गांव से इतना टैक्स चाहिए ही चाहिए, ये जिम्मेवारी तुम्हारी है, नहीं तो हम तुम पकड़ के लेके जाएंगे, तुम्हारी कितनी बेइज्जती होगी फिर सोचो। तो उनकी पावर ले ली लेकिन उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, इस वजह से उनके अंदर काफी ज्यादा गुस्सा था। सेटल्ड फार्मर्स जो झूम कल्टीवेटर थे उनका क्या हुआ, भाई झूम कल्टीवेटर अपना अच्छे से कहीं जहां मन करता था अपने फार्मिंग करते थे, फिर अगली जगह चले जाते थे। ब्रिटिशर्स ने कहा ना ना ये नहीं चलेगा, एक जगह रुको तुम लोग, एक जगह रुको। तो दे वर अनहैप्पी बिकॉज देयर वे ऑफ लाइफ हैज बीन डिस्टर्ब्ड, and moreover if they were at the same place they had to follow all the rules of britishers. Moreover their fertility of the land was not that high, पहले कहीं भी जा करते थे, अब बोल दिया नहीं कहीं नहीं जा सकते, तो जो पहले फर्टिलिटी हम लैंड को फॉलो कर देते थे यानी छोड़ देते थे अनकल्टिवेटेड, अब वो पॉसिबल नहीं था, वही करना था। ओके कौन अब सिया के बाद अगला, जिया के बाद अगला पॉइंट सिया अपना शिव चौधरी। शिव आप पढ़ो, थोड़ा थोड़ा सबको रीडिंग कराऊंगा यार। या शिव गो अहेड। इफेक्ट ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स, शिव चौधरी। सर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो? कर दी मैंने, मेरी स्क्रीन पिन कर ले शेयरिंग वाली। नहीं हो रहा, नहीं नजर आ रहा? नहीं हो रही सर। ओके सिया आपको नजर आ रहा है? यस सर। सिया आप पढ़ लो, सर शिव देखना तुम्हारे पास आ जाएगा, नेटवर्क का कोई इशू होगा, 2 मिनट ध्यान से पढ़ते रहो। ये सिया के बाद आपको चांस देता हूँ पढ़ने का। पे अटेंशन। Effect on shifting cultivators. The British never liked those tribal groups who moved about and did not have a fixed home. They wanted tribal groups to settle down and become peasant cultivators. The settled peasants were easier to control and administer than people who were always on the move. So, the British introduced land settlements to earn regular revenue from such cultivators. Although this did not succeed in areas with dry soil and poor water availability, the British effort to settle home cultivators was not very successful. In the northeast, home cultivation continued. Facing widespread protests, the British had to allow them the right to carry on shifting cultivation. ओके जस्ट गाइस 1 मिनट, दो बातें बताता हूँ। सर आपकी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। थैंक यू। ओके ओके एक बड़ा लैंड सेटलमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने फॉरेस्ट एरिया क्लियर करा दिया। तो एक बात आप लोग समझ लो कि बैटल ऑफ प्लासी से पहले जब तक दीवानी नहीं मिली थी ब्रिटिशर्स को बंगाल की, पैसा आता था लंदन से, जितना भी सामान खरीदना होता था पैसा आता था, सब लोगों की यहाँ पे तनख्वाह वनख्वाह जो होती थी यहाँ के एम्प्लॉयज की वो आता था। लेकिन जब इनको दीवानी मिल गई थी बंगाल की, तो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कलेक्टिंग टैक्सेस फ्रॉम द फार्मर्स, एंड दैट वाज आई थिंक 65। और उसके बाद इन्होंने नए नए तरीके निकालने शुरू कर दिए। उसके बाद दे डिडंट गेट द मनी फ्रॉम लंदन, दे यूज्ड टू टेक टैक्सेस फ्रॉम हियर फ्रॉम पीपल, पे देयर ओन स्टाफ एंड एवरीथिंग, ऑल एक्सपेंसेस, एंड यहाँ से जो ट्रेड के लिए खरीदना होता था वो भी उस पैसे से ले लेते थे और वहां से बेचते थे लंदन में जाके, लंदन का जो फिनिश प्रोडक्ट था यहाँ आके बेचते थे। मतलब कि इंडिया से ही मैक्सिमम देवर टेकिंग द मनी फ्रॉम इंडिया। दिस मनी वाज कमिंग फ्रॉम वेयर? दिस मनी वाज कमिंग फ्रॉम द फार्मर्स। ट्राइबल्स के साथ क्या लैंड सेटलमेंट किया इन्होंने,
ट्राइबल्स को लैंड क्लियर करके दे दी, भैया तू नाम क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा पूरा डिटेल लिख लिया, ये लैंड पकड़ो, ये लैंड तुम्हारी आज से, इस पे आप जो है कल्टिवेशन करोगे, इस पे हमने टैक्स लगाया 80%, 80% टैक्स तुम हमें दोगे, हर साल तुम्हें इतना टैक्स देना ही देना है, बारिश आए चाहे ना आए, फसल हो चाहे ना, हमें नहीं पता कहाँ से लाओगे। तो उसके लिए जाके वो ट्राइबल लोगों को लोन लेना पड़ता था मनी लेंडर से, क्योंकि नहीं तो ये मारते थे उनको, ट्राइबल्स को अंग्रेज पीटते थे, उनके बच्चों को उठा के ले जाते थे, किडनैप कर लेते थे, फैमिली को उठा के ले जाते थे, तो इसलिए ये सब करना पड़ता है। तो लैंड सेटलमेंट वर्ड जो है इसमें 3 मीनिंग है। पहली बात, लैंड गिवन टू ट्राइबल्स, टैक्स फिक्स्ड एनुअली, फार्मर हैड टू पे फिक्स्ड टैक्सेस। अब दिस सक्सीडेड इन द प्लेसेस वेयर थोड़ा इरिगेशन था, सॉइल थोड़ी ठीक ठाक थी, लेकिन जहां कुछ पैदा ही नहीं हो रहा, किसान कहाँ से देगा, तो जब मार लो पीट लो जो मर्जी कर लो उसको, तो इसीलिए कई कई जगह पे लैंड सेटलमेंट सक्सीड नहीं हुआ। नॉर्थ ईस्ट एरिया एक ऐसा एरिया है वहां जंगल और फॉरेस्ट एरिया बहुत ज्यादा था, ब्रिटिशर्स की रीच नहीं थी अंदर तक जाने की, तो वो एरिया, मोर ओवर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इज ट्राइबल, most of the north, even for today these guys live in tribes, Naga tribes and all the tribes are there, Bodo tribes and all, so they are still in the tribal mode। तब तो समझ लो कितना मुश्किल था, तो वो लोगों को ब्रिटिशर्स कंट्रोल नहीं कर पाए। मैं तुम्हें कल भी एग्जांपल दिया था कि अकबर की जो सेना भेजी गई थी सामने, अकबर आर्मी वाज लेड टू सैम टू टेक ओवर द ट्राइबल एरिया, बट दे कुड नॉट, वो दोज एरियाज आर सो डिफिकल्ट, बैम्बू फॉरेस्ट होता है वहां पे, वहां घुसना ही मुश्किल है वहां पे, because locals वहां पैदा हुए हैं, तो they are adapted to that, but the outsiders cannot do that। शिव, मैं एक बार फिर शेयर कर रहा हूँ नोट्स, अगर आपको नजर आए तो बताना मेरे को। ऑलराइट, सियाना भी जो पढ़ा है, आई थिंक वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुई, और फिर ब्रिटिशर्स ने कहा चलो यार ठीक है, तुमसे कब तक लड़ेंगे, तुम लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर लो। नाउ वी कम टू, ये मैंने कल तुम्हें समझा दिया था, अलग अलग टाइम पे अलग अलग रिवोल्ट हुए इन लोगों के, एंड डिफरेंट टाइम्स, सो दिस इज वर्थ रिमेम्बरिंग, कोशिश करना थोड़ा सा ध्यान में, हालांकि तुमसे कोई पूछेगा नहीं, बहुत हाई लेवल की चीज है, पर तुम्हारी खुद की नॉलेज के लिए अच्छा होगा। ना फॉरेस्ट के जो लॉज बनाए गए उनका क्या इम्पैक्ट हुआ, और हाउ इट चेंज द लाइफ ऑफ ट्राइबल पीपल। शिव, कैन यू सी दिस नाउ, पॉइंट नंबर 16, Yes, फॉरेस्ट sir. लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। Yes, sir. ओके शिव, अच्छे से पढ़ाओ, गुड, लेट्स हैव अ गुड रीडिंग फ्रॉम यू। पॉइंट नंबर 16। Forest laws and their impact. The British brought several changes in forest laws. This affected the liberals, ट्राइबल tribal लाइव्स, दिस अफेक्टेड द ट्राइबल लाइव्स, या forest laws and their impact on tribals. Number ट्राइबल, one, बच्चे the ट्राइबल British ट्राइबल ट्राइबल बोलो, ट्राइबल। tribal. Number one, the British extended their control over all forest and declared that forests were state property. Some ओके forests were classified as reserved forest for they produced timber which the British wanted. Okay, hold करना guys, I'm sending a question in the chat box, let me have the question answer to this question, okay, just yeah, the question is, why were timber useful to the Britishers? All those people who know the answer can post it in the chat box। मैंने बताया था इस चैप्टर के शुरू में कि क्यों फॉरेस्ट और टिम्बर इंपॉर्टेंट था। सर आई नो लिखना है या नहीं फिर लिख दो, नाम चैट बोल बॉक्स रहे में हैं? शॉर्ट में लिख दो, मैं समझ जाऊंगा, तुम्हें पता है आंसर। ऑल राइट, आई एम गोना शो यू अ पिक्चर। तुम लोग ध्यान से सुना करो मेरी बात, और वीडियो देखा करो बाद में, किसी को नहीं पता चल रहा क्यों इतना इंपॉर्टेंट था टिम्बर। देखो दोस्तों, आई एम शोइंग सम पिक्चर्स, प्लीज हैव अ लुक एट दिस। मेरी क्लास में जो पढ़ते हो ना, पूरा डीप में जाके पढ़ने का है। कल को तुम आईएएस की तैयारी करनी, पीसीएस की तैयारी करनी, हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, आपको ये बात याद रहेगी कि सर ने देखो उस वक्त ये बात बताई थी, उसी पे बिल्ड ऑन करना है आपने। सी,
ये टिम्बर काट रहे भाई लोग इधर, तो टिम्बर कटिंग हो रही है। टिम्बर कटिंग से क्या होता था दोस्तों, जो ट्रेन बनती थी ना, ट्रेन जो है, ट्रेन ट्रेन की पटरी के नीचे कभी भी देखना, ये देखो देखो, ट्रेन की जो रेल लाइन बिछाई जाती है, रेलवे ट्रैक, उसके जो पैरेलल बार होते हैं आयरन के, दे लाई ऑन दीज टिम्बर। उसके रीजन क्या होता है, पहली बात तो उसको एक स्टेबल बेस मिलता है, दूसरी बात ये देख लो, दूसरी बात ये देखो, ये सब, एक तो उसको बेस मिल गया, दूसरा क्या होता है, जो ये जो वुड होती है, दिस वुड इज शॉक एब्जॉर्बर, शॉक को एब्जॉर्ब करके रखती है। थर्डली, दोनों की दोनों जो रेल है उनको एक जगह होल्ड करके रखती है, उनके बीच का डिस्टेंस मेंटेन करके रखती है। सो बहुत यूजफुल चीज है ये, बिकॉज उनको तो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर की रेलवे लाइन बनानी थी, बहुत ज्यादा टिम्बर चाहिए था उनको, इतने फॉरेस्ट काटे गए, लैक्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट वर कट बाय द ब्रिटिशर्स टू ले द रेलवे लाइन। दैट्स व्हाई द टिम्बर वाज इंपॉर्टेंट। मैंने बताया था क्लास के शुरू में, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल नाउ रिमेंबर कि हाँ सर आपने मेंशन किया था ये बात। ओके, शिव काइंडली कंटिन्यू। सो सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट, जहां पे वो वाली टिम्बर मिलती थी जो कि रेलवे में यूज होती है, उन फॉरेस्ट को बोल दिया रिजर्व फॉरेस्ट, नो बडी कैन एंटर दैट फॉरेस्ट। एंड अगर एक उनका एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट भी होता था, रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर कुछ एरिया से जहां पे लोगों को विद परमिशन दे कुड एंटर, नॉट कट द ट्रीज, बट या थोड़ा बहुत डियर पकड़ लिए, रैबिट पकड़ लिए, थोड़ा बहुत हंटर गैदर ने कर लिया, थोड़ा खाना वाना इकट्ठा कर लिया इस पर, और टाइम होता था कल्टिवेट करके, इतना टाइम मिलेगा बस, इतने टाइम में आना जाना है, या और पेड़ In कटते तो reserve ब्रिटिशर्स अपनी forests, अपने परमिशन कटवाते थे। not people were not allowed to move freely. Practice प्रैक्टिस जूम Zoom कल्टीवेशन, cultivation, collect fruits and or hunt animals. As a result, several Jum cultivators moved to the other areas. Now the British faced a problem of shortage of labor. लेबर, अब बंदे चले निकल After गए तो पेड़ this, काटने का काम कौन करेगा, अंग्रेज खुद से तो काम नहीं करते थे, उनको प्रॉब्लम हुई है। ओके फिर after this, forest villages were stabilized around the forest department. ओके वेट करना, Many tribal वेट करना। तो टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लेबर, व्हाट दे डिड इज, जहां भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता था, फॉरेस्ट एरिया होता था, उसके आसपास एक फॉरेस्ट विलेजेस बनाए जाते थे, लोगों को बोला जाता कि आप यहाँ रहोगे, यहाँ से नहीं जाना आपने। ऑलराइट, कंटिन्यू करें, पॉइंट नंबर 17। many tribal groups reacted against the colonial forest colonial laws. forest laws, they This disobeyed, disobey the new rules continued with practices that were declared illegal at the times rose in open reliable. rebellion, Such was बगावत। such was the revolt of संग्राम, Sangram संगमा, Sangam संग्राम मतलब संग्राम, संगमा का संग्राम, 1906 in Assam, and and the forest satyagraha of of the 90s in the 19 central province. प्रोविंस, यानी कि सेंट्रल प्रोविंस, यानी मध्य प्रदेश और उसके आसपास के एरिया को सेंट्रल प्रोविंस बोला जाता था। ओके, सो गाइस नाउ वी हैव सीन व्हाट वर द प्रॉब्लम्स दैट पीपल वर फेसिंग, and Britishers, how Britishers were trying to put down all the tribal people to have access to the timber and put tax on people. That was the main two reasons for this. And like I told you, I mentioned to you all the rebellions. तो दो important rebellions हैं, इसमें याद रखेंगे हम। संगमा का संग्राम, पीएस संगमा था उस बंदे का नाम, जिसका मैं कल बता रहा था आपको। He was many times chief minister of Afghanistan. P.S. Sangma. He died, I think, 2-3 years back. His daughter is now an MP. सो पीएस संगमा, वहां के लोग संगमा बोलते हैं अपने आप को, संगमा सरनेम होता है उनका संगमा। और संगमा संग्राम लड़ाई 1906 के अंदर ये रिबेलियन हुआ, और 1930 में एमपी यानी सेंट्रल प्रोविंस के एरिया के लोगों ने रिबेल कर दिया, जो वहां के जो ट्राइबल्स थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। ऑल राइट, आफ्टर शिव, आई थिंक दिस इज ऋत्विक चंदेल, नहीं एक मिनट, पहले मैंने ऊपर देखा था, या ऋत्विक तावरी एंड ऋत्विक चंदेल। ऋत्विक तावरी प्लीज आप स्टार्ट करें। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड।
आ गया मेरा नोट्स, यस। चल ऋत्विक पढ़े। ओके, द प्रॉब्लम विद द ट्रेड। Yes, sir. The problem with the trade. During the 19th century, tribal groups found that traders and moneylenders were coming into the forest. They offered cash loans to the tribal people and asked them to work for wages. वेजेस मतलब वेजेस मतलब रोजाना दिहाड़ी पे काम करने के लिए बोला। ओके, 19 पॉइंट। Silk Road. In the 18th century, Indian silk was in great demand in European markets. Hence, the East India Company officials tried to encourage silk production to meet the growing demand. The Santhals reared cocoons in इन Haziranga इन Park. हजारीबाग एक पहले बिहार का हिस्सा Hazaribagh, था। नाउ इट इज पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। ओके, Hazaribagh in present-day झारखंड, Chhattisgarh, झारखंड। ओके, Jharkhand. छत्तीसगढ़ में गलत बोला, झारखंड, झारखंड। In present-day Jharkhand, the silk traders sent in their agents who gave loans to tribal people and collected the cocoons. The growers were paid 3 to 4 rupees for 1,000 cocoons. ओके गाइस, इफ यू रिमेंबर हमने ये चैप्टर किया हुआ है, हाउ सिल्क इज ग्रोन। कोकून्स होते हैं, कोकून्स को बॉयल किया जाता है, बॉइलिंग वाटर में डाला जाता है, उसके बाद उनका जो थ्रेड होता है लूज हो जाता है, उसको फिर निकाल लेते हैं, एंड दैट थ्रेड इज नथिंग बट सिल्क। ओके, सो बड़ी इनको बोलते थे भाई हमें सिल्क सप्लाई करना है बाहर के फॉरेन कंट्री में, बहुत पैसा कमाते थे अंग्रेज, लेकिन जो लोकल लोग थे उनको पैसा बहुत कम देते थे। ये भी अगला पॉइंट भी पढ़ना ऋत्विक। ऋत्विक पढ़ना पॉइंट नंबर 20। ऋत्विक चंद अपना ऋत्विक तावरी। Yes, sir. These were then exported to Burdwan and और Gaya, गया, एक जगह का नाम है बर्दवान, बिहार में। हाँ, where they were sold at 5 times the price. Thus, the silk growers earned very little. Traders made huge profits by acting as middlemen between tribals and the market. Thus, many tribal groups saw the market and the traders as their main enemy. ओके। अच्छा, थोड़ा सा हम बाकी प्लांटेशन, बाकी जगह का भी देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 21, ऋत्विक चंदेल प्लीज रीड द सर्च फॉर वर्क। ऋत्विक चंदेल, पॉइंट नंबर 21। The search for work. The plight of the plight of tribals who had to go far away from their homes for work was even worse. From the late 19th century, tea plantations started coming up and mining became an important industry. Tribals were re- recruited रिक्रूटेड। in large numbers to work on the tea plantations of Assam and in the coal mines of ऑफ Jharkhand. झारखंड। ओके गाइस, एक मिनट, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव बीन टू ट्री प्लांटेशन। कितने लोगों ने देखा ट्री प्लांटेशन अब तक, दार्जिलिंग में, कालिम्पोंग में, इन सब एरियाज में? ओके, दोज हु आर नॉट गॉन देयर, आई विल जस्ट टेल यू व्हाट हैपेंस। आई हैव सीन दीस टी गार्डन्स के अंदर लेबर की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। व्हाई इज दैट? बिकॉज टी प्लांटेशन का जो काम है वो बाय हैंड होता है, उसमें मशीन्स नहीं होती। सारी की सारी पत्तियां और देखनी पड़ती हैं कौन सी वाली पत्तियां हैं हमें। देखो ये टी प्लांटेशन का एरिया में एक बार दिखा दो तो कहाँ कहाँ है। ज्यादातर असम में, साउथ में भी है, कुर्ग के इलाके में काफी टी और कॉफी प्लांटेशन। ये देखिए, दिस इज द टी प्लांटेशन एरिया, राइट। देहरादून का एरिया थोड़ा सा, बाकी फिर असम एंड नीचे साउथ में 2-3 जगह है बस इंडिया में जहाँ पे टी प्लांटेशन का काम होता है। ओके, एंड ट्री प्लांटेशन का अगर मैं तुम्हें फोटो दिखा सकता, टी प्लांटेशन इमेजेस। ओके, सी दिस इज हाउ इट इज डन। ये यहाँ पे बाय हैंड करना पड़ता है सारा काम। इधर लेबर की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ये अपने पीछे बास्केट बांध लेते हैं लेडीज और पूरे दिन ये इनका काम पत्तियां तोड़ के डालना उसमें। उनको दे हैव टू सेलेक्ट व्हिच पर्टिकुलर लीव हैज टू बी पिक्ड।
तो इसमें इस प्लांटेशन के अंदर बहुत ज्यादा रोल लेबर का है, तो ब्रिटिश को लेबर चाहिए थी, तो उन लोगों को ये जो जितने फॉरेस्ट वाले लोग थे इन लोगों को यूज करते थे, कम पेमेंट देते थे, घर जाना इनको अलाउड नहीं होता था। जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया तो इस प्लांटेशन वाले जो वर्कर थे उन्होंने कोशिश की भागने की अपने अपने घर पे, लेकिन 1859 में ब्रिटिशर्स ने एक रूल बनाया था, उसको बोलते थे आइलैंड मूवमेंट रूल, समथिंग नाम था उसका, एक्ट था वो। उसके हिसाब से कोई प्लांटेशन वर्कर बिना अपनी मालिक की परमिशन के जा नहीं सकता था, मालिक कभी परमिशन देते नहीं थे। जब गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया 1919 में और फिर 20 में, तो बहुत सारे निकल के भाग लिए वहां से प्लांटेशन से, लेकिन उन बेचारों को पता नहीं था, तब स्ट्राइक हो गई ट्रेन की, बसेस की, तो बीच में फंस गए, फिर पुलिस अगर पीट वीट कर उनको वापस लेके आई, तो उनके साथ बहुत बुरा हुआ था। तो ट्री प्लांटेशन और माइंस में जो काम करने वाले लोग थे उनकी हालत काफी ज्यादा खराब थी। ओके, चलो आगे चलते। ऋत्विक चंदेल, आप थोड़ा सा और पढ़ो। क्लोजर लुक ऑन रेबल्स बाय द ट्राइबल ग्रुप्स, दिख रहा है? ओके। Yes. इससे पहले मैं थोड़ा ऊपर वापस ले जाता तुम लोगों को। देखो कोल्स ने किया छोटा नागपुर, जो कि झारखंड का एरिया है, 1831 में। 1855 में संथाल्स ने किया झारखंड में, वही जनरल एरिया वही है। 1906 में संगवा संग्राम साम, अभी मैंने मेंशन किया। 1910 में बस्तर के लोगों ने किया। 1930 में फॉरेस्ट सत्याग्रह किया एमपी के लोगों ने। और महाराष्ट्र बॉम्बे के पास वर्ली एक इलाका है, बॉम्बे वर्ली सी लिंक है, जो तुम फोटो देखते हो ना, जो सी लिंक की बहुत समुद्र के ऊपर से बहुत अच्छा सा ब्रिज बना हुआ है, वो उसका नाम ही है बॉम्बे वर्ली सी लिंक। उस एरिया के लोगों ने वो किया था। ओके, अब आप इसको पढ़ ले, पॉइंट नंबर 22 को, ऋत्विक चंदेल। A closer look on rebels by the tribal groups. The tribal groups in different parts of the country rebelled against the changes in laws, the restrictions on their practices, the new taxes that they had to pay, and the exploitation by traders and moneylenders. The कोल्स Cole, the Coles rebelled in 1831 to 32 32. San, San, संथाल Santhals rose in revolt in 1855. The Bastar Rebellion in central India broke out in 1910, and the वर्ली रिवॉल्यूशन Early Revolution in Maharashtra in 1940. The movement of Birsa led was one such movement. ओके, अब हम बात करेंगे बिरसा मुंडा की, जिसका कि चैप्टर के शुरू में नाम आया था। लेट अस सी इन डिटेल व्हाट हैपेंड विद बिरसा मुंडा। ओके, अभी किसकी टर्न है यार? वो इसके बाद अभिनव। अभिनव। अभिनव, काइंडली रीड बिरसा मुंडा। Yes, sir. 23. Birsa Munda. Birsa was born in the 1890s into a poor family. His fathers 1870s, had to 70s, move. 70s, 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 Yes, sir. 95 में तो उसको गॉड डिक्लेयर कर दिया था। His father had to move from place to place looking for job due to poverty. Birsa heard people recounting the Munda uprising of the past. They talked to the golden age before the Dikus outsider came and they need to win back their ancestral right to rule themselves. Birsa turned to religion, both Christianity and Hinduism, to gain inspiration and aimed his movement towards reforming tribal society by urging high ट्राइब्समैन, tribesmen ट्राइब्समैन, to give हाँ, up हिज ट्राइब्समैन। drinking liquor, keep their villages clean, and stop believing in witchcraft and एंड sorcery. सॉर्सरी। ओके, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ दोस्तों इधर। देखो बेसिकली हुआ क्या 1870s में, तब तक हमारा इंडियन रेवोल्यूशन हो चुका था, बैटल ऑफ प्लासी हो गई थी, बैटल ऑफ बस्तर हो गई थी, दीवानी मिल चुकी थी अंग्रेजों को, तब तो पैदा हुआ था वो। इनफैक्ट गांधी जी वॉज बॉर्न इन 1869। गांधी जी पैदा हुए थे 1869 में, ये गांधी जी के एक साल बाद पैदा हुआ, मतलब तो बहुत पुराना बंदा नहीं है। लेकिन क्या है कि एक जगह दूसरी जगह जाता था, दुनिया भर की नॉलेज गेन करी उसने, नॉलेज आई, समझ आई, और उसने रिलीजन्स को फॉलो किया, और धीरे धीरे उसके समझ में आ गया कि अपने लोगों को अगर इकट्ठा करना है तो इनको इनका जो गोल्डन पास्ट है उसके बारे में बताना पड़ेगा। गोल्डन पास्ट क्या था? इससे पहले लोगों को ये बिलीव था कि भाई लोग आपस में बात करते थे, ट्राइबल लोग
कि हमारा एक जमाना ऐसा था, हम खुद के राजा थे, हमारे ट्राइबल चीफ होते थे, ये अंग्रेज तो कुछ भी नहीं कर पाते थे हमारा, ये सब कहानी थी चलती थी। तो उस चीज को उसने रिकिंडल किया लोगों में और बोला कि अपनी लाइफ को थोड़ा सा आप इम्प्रूव करो, ये जो लिकर पीते हैं दारू पीना बंद करो, उसके बाद गांव में अपने क्लीनलीनेस रखो ताकि बीमारियां तुम्हें कम हो। और उस ट्राइबल सोसाइटीज में ना विचक्राफ्ट बहुत चलता है, काला जादू, सॉर्सरी, मैजिक मुजिक, ये सब चीजें। तो उसको उसने उनको बोला कि ये बंद करो, एंड देन ही स्टार्टेड बिल्डिंग अप ए मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। राइट, अभिनव आप ही कंटिन्यू करें। 24। Yes, sir. 24. He wanted people to once again work on their land, settle down, cultivate their fields. As Birsa movement spread, the British arrested him in 1895, convicted him for rioting, and राइटिंग writing, जेल। and jailed him for 2 years. After being released from jail in 1897, he formed a revolt with tribals attacking and raiding police stations and churches as well as properties of zamindars and moneylenders. Finally, they raised the white flag symbolized सिंबल बिरसा राज। ओके, सुनो मेरी बात, कितनी उम्र थी इस बंदे की जब अंग्रेजों ने इसको पकड़ा? ही वाज जस्ट 25 ईयर ओल्ड। 2 साल उसको जेल में रखा, 27 का होके बाहर आया, और बाहर आके फिर इसने अपने साथ में आम लोगों को रखा। जो पुलिस स्टेशन थे ब्रिटिशर्स के, उनको लूट लिया, हथियार लूट लिए, जमींदारों से पैसा लूट लिया। 2-3 साल तक ऐसा चलता रहा। एक एक किंगडम डिक्लेयर कर दिया अपना, इसका नाम था बिरसा राज। एक वर्ड यूज हुआ था गांधी राज भी उस टाइम पे। बिरसा राज की बात कर रहे हैं, बिरसा राज इसने डिक्लेयर कर दिया और बोला कि ये पूरा एरिया अब बिरसा मुंडा के कहने से चलेगा, उसके ट्राइब से चलेगा, यहाँ उसका राज है, इस टाइप से। लेकिन अंग्रेज तो बहुत बड़े पावर थे, ब्रिटिशर्स वर बिग पावर, सो दे अरेस्टेड हिम। ओके, कंटिन्यू प्लीज, लास्ट पॉइंट। Yes, sir. Birsa's movement faded out when he died of cholera in the year 1900, but it was forced the British to amend the laws to prevent tribal land being easily taken away from them. ओके, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पे, इस पॉइंट को मैं खत्म कर देता हूँ इसके साथ ही। क्या होता था ब्रिटिशर्स को, जब ब्रिटिशर्स को जो रूल था, जो वहां पे ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कंट्रोल, ब्रिटेन में बैठते थे वो लोग। और 1857 के बाद तो वहाँ एक सेक्रेटरी बैठते थे, ही वाज कॉल्ड सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, एंड इंडिया में एक वाइसरॉय होता था। ये दोनों मिलकर सरकार चलाते थे। ब्रिटिश इंडिया के जितने भी लोग थे, उनके जो भी एक्शन होते थे उनका रिव्यू होता था। तो जब भी कभी ऐसी बात होती थी तो वहां से ऑर्डर आते थे, आप ऐसा गलत काम कर रहे हो, इसको चेंज करो। इंग्लैंड इंडिया के लोगों को थोड़ा सा तो फ्रीडम दे दो। इस तरह से वो रूल अपने चेंज करते रहते हैं। Guys, with this we come to the end of this chapter. I don't think there's much in this chapter left to explain to you. If there is some doubt you guys want to ask me, you can ask me. Yeah, I'll ask you one by one. Yeah, बताओ भैया। Anybody? Yeah, Abhinav, any doubts? No, sir. Ritvik Chandel, any doubts in the chapter? No, sir. Arshia, Jia, Shiv Chaudhary, No, बताओ भाई, sir, confirm no करो। doubt. Arshia, No, sir. Sir, no doubt. all right. Arnav, No doubt, sir. Prabhugun, No doubt, sir. Ritvik, Tauri, No doubt, sir. Sia, No doubt, sir. तस्मिया। No doubt, sir. हाँ, प्रभुगुण, तस्मिया, ऋत्विक चंदेल, मेरे ख्याल से पहली बार तुमने मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ी है। थोड़ा सा डिफरेंट लगा आपको हिस्ट्री का एक्सपीरियंस जो आपकी एज कम्पेयर टू योर टीचर्स इन द स्कूल एंड ऑल? डिड यू फाइंड इट स्लाइटली डिफरेंट? Yes, sir. Yes, sir. Basic idea is to give you a slight depth so that you know the story. Actually, this was one of the boring chapters. We have many chapters that you'll find it so interesting when I teach you further 1857 का revolt and all those things. You guys will Yes, find it, you'll sir. say कि यार सर हमें पता नहीं था। ठीक है, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, स्कूल में इतने अच्छे से पढ़ाते भी नहीं है। हाँ, क्योंकि वो लिंक नहीं बनाते स्कूल में, तो उनका बस काम है कि बस हमने, most of the teachers I've seen what they do is generally they just translate book English to either their own English or simpler Hindi, बस करके उनको लगता है कि हमने ट्रांसलेशन कर दी, Yes, sir. बच्चों से समझना। तो ये तो है तरीका नहीं है। हिस्ट्री is such a beautiful and fantastic subject. All subjects are like that. Only thing you have to study in detail. 2 दिन में मेरे ख्याल से 2 days we have completed this. Right, guys. I think yesterday I sent you 3 different question banks and notes. Go through that. Go through the video. Chapter, I think whatever you'll get around 3 or 4 marks question from this, you should be able to nail it.
Now tell me what do we do tomorrow? What should be our Sir, next? can we do science? इधर चैट बॉक्स डालो सब लोग. क्या next chapter? So I want subject and chapter both. Subject and chapter both. The science to which chapter, like math to which chapter, like बताओ भाई. हाँ, अगर if you're comfortable with any chapter, then just write sir any chapter will do. Okay. So Jia says science, Tasmia math, Savansh says any, Abhinav science, Prabhgun any, Shia English. Shia English काफी दिन से Shia बोल रही है. मेरे ख्याल से I think it will be worth it. Yeah. इंग्लिश कर लेते हैं. Guys, बहुत दिन से हमने इंग्लिश नहीं किया, ग्रामर नहीं किया. मैं तुम लोगों को इंग्लिश ग्रामर करा देता हूँ थोड़ा सा. 2 दिन में कराएंगे. 2 days इंग्लिश ग्रामर, then we'll go back to math. ठीक, then we'll do math. Mensuration chapter करा देंगे. ठीक, mensuration के बाद करा देंगे. Algebraic expression, identities, okay, good chapter. बस ठीक है. तो it is at the back of my mind. Let me see, हमने कहीं algebraic expression कर तो नहीं लिया? सर नहीं कर रहा है. नहीं हाँ, करा. सर. बहुत अच्छा चैप्टर रहेगा. तो इसके बाद algebraic expression कर लेते हैं ऋत्विक, और फिर mensuration. I know you have done mensuration at home, and I don't think आपके स्कूल में भी शायद करा दिया है. वो मैं करा देता हूँ उसके बाद. But let's first do some English grammar यार. मेरा भी बीच बीच में मन करता है तुम लोग इंग्लिश ग्रामर कराने का. तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक तो आया है फेजेस. फेजेस नहीं होगा, फ्रेजेस होगा. So phrases and clauses है something. हाँ, फ्रेज एंड क्लोज. दूसरा अर्नब बोला मोडाल्स. ओके, मोडाल तो आसान है. मोडाल एक दिन का चैप्टर, तो कल मोडाल कर लेते हैं और परसों के लिए रखते हैं फ्रेजेस एंड क्लॉजेस. ठीक है, थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, तुम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में, और सिर्फ ओरली एक्सप्लेन. दोस्तों जहाँ पे जस्ट पे अटेंशन टू मी एंड रिमेंबर व्हाट आई एम सेइंग. इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ब की ना कई चैप्टर मिलेंगे आपको. पहली बात तो वर्ब्स 2 तरह की होती हैं, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब. मेन वर्ब आर द एक्शन वर्ब्स व्हिच शो एक्शन. ऑक्सिलरी वर्ब आर द वर्ब व्हिच हेल्प इन द सेंटेंस फॉर्मेशन. मेन वर्ब एक्शन वर्ब होती है रन, ईट, स्माइल, लाफ, वो सब होता है. और ऑक्सिलरी में आता है इज, आर, एम, हैज, वाज, हैज बीन, हैज, हैड, ऑल दोस. तो जब हम ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करते हैं उसमें एक सेक्शन ऐसा होता है, वन पार्ट ऑफ दोस इज, जिसके अंदर हमें बातें वो पता चलती हैं जिसमें हमें क्या पता चलता है कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज, ओके, एंड फोरकास्टिंग कि क्या हो सकता है. जैसे you should listen to your parents. You must listen to your parents. You ought to listen to your parents. अब इनका डिफरेंस मैं समझाऊंगा जब मैं चैप्टर कराऊंगा. या फिर it may rain today. You might have become a judge. ये पॉसिबिलिटीज है. ये हो सकता था, ये आज हो सकता है, ये हो सकता था. ओके. Then you have another words like modal में you have other words like what हो गया, possibility हो गया. हाँ, lest. कई बार हिंदी में बोलते हैं अरे आराम से चलो कहीं गिर जाओ. Walk slowly lest you should fall. इस तरह के जो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ये आएगा. मोडाल्स में जनरली बात करते हैं. थोड़ा सा बात फ्रेजेस और क्लॉजेस की. Phrases होते हैं group of words as phrases, like, but they make limited sense. Like, in the cave. Now, in the cave has got a group of words, but it is making very limited sense. If I say he lives in the cave, now it's making complete sentence. तो ये phrase use कर लिया हमने एक sentence के अंदर. Cold sweetened green tea. Cold sweetened green tea. 4 words को यूज कर रहे हैं, लिमिटेड सेंस है. अब दिस इज अ फ्रेज. फ्रेज को मैं यूज करूंगा. अर्ली इन द मॉर्निंग आई लाइक टू ड्रिंक कोल्ड स्वीटेंड ग्रीन टी. तो इसको बोलते हैं फ्रेज. ठीक है ऋत्विक. अब बात करें क्लॉजेस की. क्लॉजेस क्या होते हैं? क्लॉजेस आर कंप्लीट सेंटेंसेस. उनकी खुद का कंप्लीट सेंटेंस बनता है, बट दे पुट ए कंडीशन
on some other sentences and make conditional sentences. या फिर क्या होगा, एक सेंटेंस अपना सेंस बना रहा है, दूसरा सेंटेंस अपना सेंस बना रहा है, आप उनको मिला दो. They are called coordinating clauses. जैसे I like to have biscuit in the morning. Full stop. Complete sentence. I like to have milk in the night. Complete sentence. अब मैं इसको ज्वाइन कर दे रहा हूँ. I like to have tea in the morning and milk in the evening. और I like to have milk in the evening. तो सेंटेंस को बेटर करने के लिए हम I like को हटा देते हैं, कॉमन हो गया. I like to have tea in the morning and milk in the night. Milk at night. इस तरह के इनको बोलते हैं हम क्लॉजेस. ये क्लॉज कंडीशन करते हैं. अच्छा, एक तो ऐसे क्लॉज हो जाते हैं जिसमें सिंपल आपने एंड लगा दिया. दूसरे होते हैं आई विल नॉट गो आउट, फुल स्टॉप, कंप्लीट हो गया, एक सेंटेंस है, लेकिन लिमिटेड वो है सेंस है. दूसरा अनलेस इट रेन्स, नाउ एक कंडीशनल क्लॉज लगा दिया. आई विल नॉट गो आउट ऑफ द हाउस अनलेस इट रेन्स. इस तरह के क्लॉजेस होते हैं जो कि एक सेंटेंस के दूसरे सेंटेंस के ऊपर कंडीशन डालते हैं. सो दिस इज व्हाट वी विल डू इन फ्रेजेस एंड क्लॉजेस. तो ये भी बहुत इजी है, वो चैप्टर है. बस ये बेसिकली थोड़ा समझने की बात, अंडरस्टैंडिंग की बात. मोडाल्स इज टू इजी. आई विल गिव यू द हिंट की कीवर्ड्स बता दूंगा कहाँ पे क्या रहना चाहिए. फॉर एग्जांपल आई विल बी डिस्कसिंग विद यू शुड, मस्ट एंड ऑट के बीच में क्या डिफरेंस है. शुड का मतलब वो काम कर लेना चाहिए, लेकिन अगर तुम वो काम नहीं करोगे ना, पुलिस तुम्हें जेल में नहीं डालेगी. मस्ट है कि जो तुम्हें करना ही करना है. अगर तुम्हें आईएएस बनना है तो तुम्हें रोजाना 6 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, वो मस्ट है. या जब तुम अपनी बाइक चला रहे हो, तुम्हें हेलमेट पहनना ही पहनना है, नहीं तो जेल हो जाएगी तुम्हें. और टू होता है कि यार कोई पुलिस में जेल में तो डालेगा नहीं तुम्हें, लेकिन तुम्हारी बेसिक ड्यूटी बनती है, मॉरल ड्यूटी बनती है. इसमें क्या चीज आती है, मैं तीनों का एग्जाम्पल देता हूँ. यू शुड ऑलवेज लुक both sides of the road before crossing it, or you should always be careful while driving with kids around you. You should always try to be kind to people. ये तो should हो गया. दूसरा था must. You must not cross a red light. You must wear a helmet while driving two-wheelers. You must study 5 hours a day if you want to crack IIT. ये must. वो कंडीशन जरूरी है to fulfill the other situation. ought to क्या होता है, you ought to respect the national flag. You ought to be kind to old people. अब कोई जेल में नहीं डालेगा तुम काइंड नहीं होगे, ओल्ड पीपल से रूडली बात करोगे, बट ये आपकी मॉरल ड्यूटी बनती है. सो शुड, मस्ट एंड ought का ये फर्क है. बाकी की मॉडल्स है, कल डिस्कस करेंगे हम इनको. आई थिंक देयर आर टोटल ऑफ 17 मॉडल्स विच आर ऑक्सिलरी वर्ब्स. बस इनका यूज थोड़ा सा अलग है. जब मैं छोटा था, जब मैं स्टडी करता था 10th में 9th में, तब मॉडल नाम की कोई चीज नहीं थी. बट जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, इंग्लिश ग्रामर वालों की बुक्स नहीं बिकती. साइंस वाले कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं, बुक जाती है. इंग्लिश ग्रामर वही रहती है 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक. और तो ये लोग हर 3-4 साल में कुछ नया नया ले जाते हैं, 2-4 उसमें पेज ऐड कर देते हैं, 2-4 उसमें टॉपिक ऐड कर देते हैं, सारे मिलके academicians and all the publishers. और now kids have to buy new books. बड़े भाई की बुक से काम नहीं चलेगा, क्योंकि नया चैप्टर आ गया, इसका नाम है डिटरमाइनर. आप रेन एंड मार्टिन उठा के देखो. रेन मार्टिन जो है इंडिया की सबसे रेस्पेक्टेड ग्रामर की बुक है. इसका पहला एडिशन 1936 में हुआ था बॉम्बे में, और उसमें डिटरमाइनर है ही नहीं. जो पुरानी वो है, ये नए नए आते रहते हैं, बट ठीक है. Nonetheless, we will handle them in a way that we don't lose marks and our English grammar also becomes strong. I teach you should, ought to and must either as a part of auxiliary verbs or as a part of modals. It makes no difference whatsoever. But ठीक है, एक चैप्टर बना दिया है अलग से, थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करके, रीपैकेजिंग करके, रीडिजाइन करके. So we will study it that way. Okay. We have a few minutes. Any questions, guys? Anyone? Any doubts? Any chapter? Any topic? Any subject? Any class? Sir? हाँ जी. Sir, did you fight in Kargil war? I did. I showed you the photographs also. I showed you my newspaper cutting also, where I got the award for gallantry.
Sir, what was your sir experience? एक्सपीरियंस इज वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। सारे लोगों को एक्सपीरियंस नहीं मिलता, मुझे मिला तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। सारे ऑफिसर्स को नहीं मिलता। इंडियन आर्मी के बहुत कम ऑफिसर्स हैं जिन्होंने लड़ाई देखी है, एक्चुअल फाइट देखी है, तो वो मेरे को देखने का मौका मिला। सर उस ये पे मेरी सर खुशकिस्मत। मूवी भी आई हुई है सर, शेरशाह। हाँ मैंने देखनी है शेरशाह। विक्रम बत्रा हमारे साथ का था, जूनियर है विक्रम बत्रा मेरे से। विक्रम बत्रा के साथ मैं भी उस सेक्टर में था। मैं साइड वाले सेक्टर में था, मैं था सब सेक्टर हनीफ में, SSH, जहाँ कैप्टन हनीफुद्दीन की डेथ हुई थी। सो वहां से उसकी बॉडी वगैरह भी हमने निकाली थी। सो ये अलग अलग सेक्टर में थे हम लोग कारगिल के। बत्रा उधर था, हम लोग इधर थे। एक्चुअली क्या हमारा एरिया थोड़ा सा वैसा था जहाँ पे कि लोग कम आ पाते थे, और विक्रम बत्रा का जो एरिया था वहाँ पे सारे के सारे ये पहुंचते थे। हाँ, ये जो है NDTV की एक लड़की है बरखा दत्त, बहुत फेमस हुई थी वहाँ पे, उसने कारगिल वॉर कवर किया था। तो जब बत्रा ने एक चोटी जीत ली, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने पिक्चर देखी और पिक्चर में है कि नहीं मुझे ध्यान नहीं है। विक्रम बत्रा ने जब वो चोटी जीत ली थी उसकी, तो उससे पूछा था बरखा दत्त ने या किसी दूसरे पॉलिटिशियन ने कि व्हाट डू यू वांट नाउ। आपने एक चोटी जीत ली है, दुश्मन का एक कैप्चर कर लिया है। तो उसने बोला था उस वक्त नया नया पेप्सी का ऐड आया था, और पेप्सी का ऐड आया था, उसका पेप्सी का ऐड का जो टैग लाइन थी वो थी, ये दिल मांगे मोर। तो विक्रम बत्रा से जब उसने पूछा, तो विक्रम बत्रा यंग ऑफिसर था, हमसे भी जूनियर था। मैं एट दैट टाइम मेरी उम्र क्या थी, आई वाज 27 दैट टाइम, 26 or 27। विक्रम तो मेरे से भी छोटा था, 25 या कुछ रहा होगा। तो उसने फिर बोला कि ये दिल मांगे मोर, और ये पूरे के पूरे इंडिया के न्यूज़पेपर में ये छा गया पूरा का पूरा, ये दिल मांगे मोर, और लोगों की जुबान पे आ गया ये पॉइंट। तो ये एक्सपीरियंस वहां का रहा था। मैं तुम्हें कुछ फोटो दिखा रहा हूँ, ये देखो, ग्रुप में डाल रहा हूँ मैं अभी। अपने पहले भी डाली थी मैंने एक बार, सब लोगों ने देखा हुआ है ये, और जिन्होंने नहीं देखा उनको दिखा देता हूँ। ओके, आई जस्ट शेयर इट विद यू। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, ये जब हम लोग जीत गए थे तब की फोटो है हमारी, जो न्यूज़पेपर में आ गया था हमारा। ओके, सी, आई डोंट नो तुम लोग मेरे को पहचान पाओगे कि नहीं पहचान पाओगे। ये है, दिस इज माई सेल्फ, एंड वी आर होल्डिंग दैट न्यूज़पेपर इन विच पाकिस्तान had surrendered. Okay, this is all my soldiers with me. You can see that? दिख रहा है भाई Yes Yes. sir. अभिनव? Hello. Yes. दिख रहा है? ओके, फिर एक और पिक्चर दिखा। ये पाकिस्तान की वो है माइंस जो नीचे लगा देते हैं, जिस पे पैर रखते पैर फट जाता है। तो मेरे साथ इंजीनियर का बंदा था जिसने इसने और हमने पूरी टीम ने मिलकर ही माइंस निकाली थी। इस माइंस में पैर अगर आपका आ गया, मरते तो नहीं हो, लेकिन आपका पूरा पैर उड़ जाता है, अब लंगड़े हो जाते लाइफ के लिए। ये हमने निकाल ली थी So माइंस। where's the mine? ये नीचे है री, ये नीचे पड़ी हुई, एक मेरे हाथ में, एक मेरे हाथ में, उसका अपर पोर्शन लोअर पोर्शन सर और आपकी कुछ वो नीचे। न्यूज़पेपर होल्ड कर तो ये दिख रही है। अच्छा अच्छा, ये वाली, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, ये वाली, ये वाली दिख रही है। यस सर। ये माइंस है। ये माइन का दो पार्ट होते हैं, अपर एंड लोअर। इसको लगा के जमीन में गाड़ देते वो लोग। जब कोई दुश्मन का सोल्जर आता है, उसका पैर पड़ते ही फट जाती है वेट की वजह से, और मतलब इस पे 3 kg 4 kg ज्यादा वेट पड़ते ही ये उड़ जाती है। जैसे कोई छोटा मोटा एनिमल होता है तब तो नहीं उड़ेगी, बट कोई ह्यूमन आके पैर रखेगा तो उड़ जाएगी। ओके, और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूँ, ये मेरी यूनिट है, मेरी यूनिट है 224। कारगिल की जो वॉर मेमोरियल की वॉल है, सबसे ऊपर नाम है अपनी यूनिट का, 224 का। सीन गाइस? यस सर। ओके, अगला एक और दिखाता हूँ। ये फिर मेरा पेपर में आया था, न्यूज़पेपर में जब आया था। ये तो खैर ये पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं, उनके जो हथियार वगैरह में, ये उनके जो लेटर वेटर कैप्चर किए थे, एक दो मैंने रख लिए थे सोवेनियर। ये मेरा फोटो आया था जो न्यूज़पेपर में था। शौर्य प्रदर्शन के लिए कैप्टन परविंदर को सेनाध्यक्ष का पद, ये सियाचिन वगैरह में। ये तब की फोटो है मेरी, हिंदी न्यूज़पेपर का है, अमर उजाला का है। ये मेरी यूनिट का नाम है 224 मीडियम रेजिमेंट, जिसका मैं अभी दिखाया आप लोगों को। ठीक है, तो ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, इसे लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। बहुत कम लोगों को ऐसा मौका मिलता है।
ये वहाँ वहाँ के पाकिस्तान के लोगों की नेम प्लेट वगैरह है, इनके मेडल। ये मैंने एक गोला गिराया था दुश्मन के ऊपर, ये छोटा सा दिख रहा है, यहाँ में लिख रहा होगा धुआं उड़ रहा है। ये बोफोर्स का राउंड गिरा था उनके ऊपर जाके, पूरी चौकी ध्वस्त हो गई थी उनकी। So where? ये देखो बड़ा हल्का देखिए, ये जहाँ मैंने पॉइंट लगा ना, अच्छा शेयर नहीं हो रहा, ओके सॉरी। ये वाला सी दिस, ये छोटा सा स्मोक उठ रहा है। यहाँ बंकर था पाकिस्तान, बहुत मुश्किल से हिट होता था ये, उस दिन ही हिट हो गया था, बोफोर्स का राउंड था, हिट हो गया था। ये तो पोस्टर, ये फोटो वोटो, कारगिल और ये सब कहानी। चलो ठीक है, और कभी इसके बाद बात करेंगे। Right guys, okay, any doubts before we say goodbye? No, sir, not. No doubts? Chalo, we meet tomorrow with the English chapter, modals. See you tomorrow. Good night everyone. Bye bye. Bye, sir. Thank you. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, Bye, sir. sir. Bye, sir. Bye guys. Bye 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 bye. Bye.